वेलकम टू ओनली आईएएस। आज है 24 अगस्त 2020। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट आपके सामने हैं, आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ये एक मल्टी एजेंसी बॉडी होगी जो कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी कंडक्ट करवाएगी। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि जो सीईटी होगा वो स्क्रीन करेगा या फिर शॉर्टलिस्ट करेगा कैंडिडेट्स को ग्रुप बी और सी में नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए। तीसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि एनआरए मतलब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से और एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस से। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। अगर आपने इस टॉपिक को पढ़ा है तो आपने अपना जवाब भी सोच ही लिया होगा। यहाँ पर 3 के तीनों ही गिवन स्टेटमेंट करेक्ट हैं। डी इज द करेक्ट आंसर 1, 2 एंड 3। यूनियन कैबिनेट ने अभी अप्रूवल दे दिया है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को गठित करने को लेकर। इसके बाद एक कॉमन एग्जाम होगा। इसके कई सारे फायदे होंगे, जैसे कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें बार बार फॉर्म फिल करना पड़ता है वेरियस एग्जाम्स के लिए, तो इससे उनका पैसा भी खर्च होता है और उनका समय भी बर्बाद होता है। एक कॉमन एग्ज़ाम जब ले लिया जाएगा तो उसमें जो लोग पास होंगे उन्हें सीधा मेंस के लिए इनवाइट कर लिया जाएगा। ये जो सीईटी एग्ज़ाम होगा ये 3 लेवल पे होगा, मैट्रिकुलेशन लेवल पे यानी कि 10th पास स्टूडेंट के लिए, 12th पास स्टूडेंट के लिए और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, जो अगला प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है कि नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन 2020 से 2025 NSFE इसे किसके द्वारा रिलीज किया जाता है। आपके पास ऑप्शंस हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बताइए कौन रिलीज करता है ये नेशनल स्ट्रेटजी और फाइनेंशियल एजुकेशन। सही जवाब इसका ए है, आरबीआई इसे रिलीज करती है। हाल ही में आरबीआई ने नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने का मसौदा तैयार किया है अगले 5 सालों के लिए। ये एक मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच होता है इसमें, जहाँ पर लोगों को फाइनेंशियली अवेयर करने का या एम्पावर करने का प्रयास किया जाता है। ये सेकेंड NSFE है। इसके पहले जो पहला NSFE था वो 2013 में रिलीज़ कर दिया गया था। ऑब्जेक्टिव तो यही होता है कि लोगों को फाइनेंशियली अवेयर किया जाए कि वो रिस्क वगैरह कैसे मैनेज कर सकते हैं वेरियस लाइफ के स्टेजेस पर, इंश्योरेंस कवर कैसे सूटेबल तौर पे चूज़ कर सकते हैं ओल्ड एज के लिए या रिटायरमेंट के लिए, तो पेंशन प्रोडक्ट्स को कैसे सूटेबली अपने लिए ले सकते हैं। तो जब वो फाइनेंशियली अवेयर होंगे तो इन सारी चीज़ों को कर पाएंगे। NSFE जो है उसने ये जो नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन है यानी कि NCFE और जो 4 अन्य फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स हैं, इन सभी लोगों ने मिलकर इसे तैयार किया है, इस स्ट्रेटजी को डेवलप किया है। ये जो 4 फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स हैं, 2 आर आरबीआई, सिडबी, IRDA और PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगला प्रश्न G77 नेशंस के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि इंडिया G77 नेशंस का फाउंडिंग मेंबर नहीं था, और दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये एक लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है डेवलपिंग कंट्रीज का यूनाइटेड नेशंस में। बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। बताइए। देखिए अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो बात करते हैं। यहां पर अगर आप G77 को देखेंगे तो 77 इंडिकेट करता है कि इसमें 77 मेंबर्स होंगे, कंट्रीज होंगी, कोई तो होगा। और अगर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 77 नंबर्स हैं तो इसे लार्जेस्ट कहने में कोई बुराई नहीं होगी। अगर आप ये गेस कर पा रहे हैं कि ये ग्रुप ऑफ 77 नेशंस है जो कि यहाँ पे क्लियरली विजिबल भी है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा गेस भी नहीं करना है, 77 कंट्रीज़ का ग्रुप है, तो लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। और डेवलपिंग कंट्रीज़ का है। आपको पता है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को इंडिया ने हमेशा लीडरशिप प्रोवाइड करी है। तो अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखते हैं इंडिया के इंटरनेशनल अप्रोच को लेकर तो आप समझ जाएंगे कि अगर ये इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए है तो इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर ना हो ये बहुत ही अनयूजुअल होगा। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला ये जो स्टेटमेंट होगा इनकरेक्ट हो जाएगा, दूसरा करेक्ट हो जाएगा। टू ओनली विल बी द आंसर।
पहला स्टेटमेंट इसीलिए गलत है क्योंकि इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। G77 को 1964 में इस्टेब्लिश किया गया था जिनेवा में। ये साउथ हेमिस्फीयर में जो कंट्रीज़ हैं उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को कलेक्टिवली प्रमोट करने का प्रयास करता है। 77 कंट्रीज़ हैं इसमें। 1964 में जो 77 नैम की कंट्रीज़ थी, नॉन अलाइंड नेशंस जो थे, उन्होंने एक जॉइंट डिक्लेरेशन अनेक्टेड में तैयार किया था, इशू किया था। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इज फुल फॉर्म ऑफ अनेक्टेड, UNCTAD। यहाँ पर उन्होंने इस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन बनाया है कि ये अपने इंटरेस्ट के लिए ज्वाइंटली निगोशिएट कर सकें, और ये सिंबल है साउथ साउथ कोऑपरेशन का। साउथ साउथ कोऑपरेशन का मतलब वही है कि सदर्न हेमिस्फीयर में जो कंट्रीज़ हैं जब वो आपस में कोऑपरेट करती हैं तो उसे साउथ साउथ कोऑपरेशन कहा जाता है। ये लार्जेस्ट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, दैट्स ट्रू। अगला प्रश्न ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2020 के बारे में है। कौन पब्लिश करता है इसे, ये आपसे पूछा गया है। वर्ल्ड बैंक, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये आपके ऑप्शंस हैं, बताइए। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, रिस्क की बात हो रही है, किस प्रकार का रिस्क ये हो सकता है? सही जवाब इसका डी है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज द करेक्ट आंसर। देखिए 5 रिस्क बताए गए हैं ह्यूमैनिटी के लिए WEF में। WEF का ये जो पब्लिश्ड रिपोर्ट है उसमें उनका ये मानना है कि 1980 के बाद जिन बच्चों ने जन्म लिया या 2000 के बाद, वो आज ज़्यादा बड़े इन्वायरमेंटल थ्रेट्स फेस कर रहे हैं कंपैरिजन टू उन लोगों के जो उसके पहले जन्मे थे। ये 5 थ्रेट उन्होंने जो बताए हैं, दोज वर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स लाइक फ्लड एंड स्टॉर्म्स, क्लाइमेट फेल्योर, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन या एडेप्टेशन की जो समस्या है उसका फेल्योर, मेजर नेचुरल डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक इरप्शन, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स, मेजर बायोडाइवर्सिटी जो लॉस हो रहा है, इकोसिस्टम कोलैप्स कर रहा है, और ह्यूमन मेड जो इन्वायरमेंटल डैमेजेस हैं उनकी वजह से जो डिजास्टर्स आ रहे हैं। अगला प्रश्न माइक्रोप्लास्टिक के बारे में है। 2 स्टेटमेंट यहां पर हैं। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि जो प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं ये बड़े प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स के डिग्रेडेशन से पैदा होते हैं, लाइक प्लास्टिक बैग्स, बॉटल्स या फिर फिशिंग नेट। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक्स ओरिजिनेट होते हैं सिंथेटिक क्लोथ्स या फिर टायर्स के एब्रेशन से, उनके घिसने से, या सिंथेटिक क्लोथ्स होते हैं उनकी लॉन्ड्रिंग से, उनके धोने से। बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है? सही जवाब अगर आपने सोच लिया हो तो बात करेंगे। ये 2 के दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, और ये गलत इसलिए हैं क्योंकि बस इनको रिप्लेस कर दिया गया है। आप आसानी से ये क्यों गलत है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट के लिए है, ये प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक का, और जो सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक का एक्सप्लेनेशन है वो आपको पहले स्टेटमेंट में मिलेगा। यहां पर देखिए जो प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं वो सिंथेटिक क्लोथ्स या टायर्स के एब्रेशन से घिसने से पैदा होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, और जो सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं वो बड़े ऑब्जेक्ट्स के डिग्रेडेशन से तैयार होते हैं। अभी एक स्टडी पब्लिश की गई है नेचर कम्युनिकेशन के द्वारा, उन्होंने ये कहा कि 11.6 से 21.1 मिलियन टन के अप्रॉक्स अटलांटिक ओशियन में माइक्रोप्लास्टिक अवेलेबल हैं। ये ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जिनकी लेंथ 5 mm यानी मिलीमीटर से कम होती है। यहाँ पे उनका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इफेक्ट ये होता है कि मरीन एनिमल्स इन्हें इंजेस्ट कर लेते हैं जिससे उन्हें नुकसान होता है, कई बार उनकी मौत भी हो जाती है, और अगर वो उनकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है चूंकि बहुत छोटा होता है, और बाद में जब ह्यूमंस उन्हें खाते हैं इन सी क्रीचर्स को, तो वो हमारे फूड चेन में आ जाता है, तो ये भी नुकसान होते हैं। जो अगला प्रश्न है वो मेलानिटिस लेडा के बारे में है। ये हाल ही में न्यूज़ में देखा गया है। ये आपको बता दिया गया है कि ये एक स्पीसीज़ है, एक प्रजाति है। किसकी है ये पूछा गया है, इंसेक्ट की, बर्ड की, बटरफ्लाई की या फिर रेप्टाइल की? तो बताइए ये किसकी स्पीसीज़ है? सही जवाब अगर आपने सोच लिया हो तो ये बटरफ्लाई की एक स्पीसीज़ है, और न्यूज़ में रही है। न्यूज़ में इसलिए थी बिकॉज अभी रिसेंटली कोयम्बटूर बेस्ड दर्शन एम त्रिवेदी ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड तैयार किया फोटोग्राफिंग में, जहां पर उन्होंने एक सिंगल बटरफ्लाई को 67 एंगल से पिक्चर किया। इस बटरफ्लाई को कॉमन इवनिंग ब्राउन के नाम से जाना जाता है, और इसी का नाम मेलानिटिस लेडा भी है। ये अफ्रीका, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती है, और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में भी। ये केवल डस्क एंड डॉन यानी कि सुबह और शाम जब अंधेरा होने लगता है तभी देखने को मिलती है।
ये जो सड़े हुए फल और जो पौधों का रस होता है उस पर फीड करती है। अगला प्रश्न इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये है कि ये फर्स्ट परमानेंट फोरम बना था पॉलिटिकल मल्टीलैटरल निगोशिएशंस के लिए, और दूसरा स्टेटमेंट ये है कि ये एक प्रकार का ग्लोबल इंटर पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन है जिसे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। इंटर पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन IPU जो है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, ये एक प्रकार का इंस्टीट्यूशन है, ऐसा आपको बता दिया गया है। अगर आपने सही जवाब सोच लिया हो तो यहां पर पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है लेकिन दूसरा इनकरेक्ट है। दूसरा इनकरेक्ट इसलिए है बिकॉज इसे दो इंडिविजुअल्स ने स्टार्ट किया था 1889 में। फ्रेडरिक पैसी जो कि फ्रांस से बिलोंग करते थे, विलियम रैंडल क्रेमर जो कि यूके से बिलोंग करते थे। न्यूज़ में ये टॉपिक इसलिए रहा है बिकॉज हाल ही में लोकसभा के जो स्पीकर हैं उन्होंने एक इनॉग्रल सेरेमनी को अटेंड किया जो कि 5th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट की थी। IPU 1889 में तैयार हुआ था। ये फर्स्ट फोरम था पॉलिटिकल मल्टीलैटरल निगोशिएशंस के लिए। इसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस भी मिला हुआ है। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। अगला प्रश्न ये कहता है कि जो कुद्रेमुख नेशनल पार्क है उसमें कुछ नदियों का ओरिजिन माना जाता है, तो कौन सी नदी ऐसी है जिसका ओरिजिन कुद्रेमुख नेशनल पार्क में है। काबिनी, भद्रा, शिमशा और चित्रावती आपके पास ऑप्शंस में हैं। सही जवाब बताइए। सही जवाब इसका बी है। भद्रा रिवर का जो ओरिजिन है वो कुद्रेमुख नेशनल पार्क में है। हाल ही में कर्नाटका के एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बोला कि कुद्रेमुख नेशनल पार्क के आसपास का 1 किलोमीटर का रीजन अगर इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया जाता है तो इससे वहाँ रहने वाले लोगों को कोई समस्या नहीं होगी, जबकि वहाँ के लोगों का ये मानना नहीं है, वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो कुद्रेमुख नेशनल पार्क कर्नाटका में आपको मिलेगा। लोकेशन देखिए, ये कर्नाटका है और यहाँ पर कुद्रेमुख नेशनल पार्क है। यू कैन तुंगा, भद्रा और नेत्रावती कुछ रिवर्स हैं जो अपना ओरिजिन यहाँ से डिराइव करती हैं। जो अगला प्रश्न है वो मिनरल रिसोर्सेज के बारे में है। इंडिया स्टील का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है दुनिया में, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, यहाँ पर देखिए सेकंड लार्जेस्ट है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील का दुनिया में। और दूसरा स्टेटमेंट है कि इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सीमेंट का दुनिया में। बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। अगर आपने अपना सही जवाब सोच लिया हो तो बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है लेकिन दूसरा इनकरेक्ट है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर सीमेंट का भी है दुनिया में आफ्टर चाइना। चाइना सबसे ज़्यादा सीमेंट का प्रोडक्शन करता है और स्टील में तो सेकंड है, दैट्स ट्रू। स्टील अलॉय होता है जिसमें आयरन में कुछ कार्बन का परसेंटेज मिला दिया जाता है। जो स्टेनलेस स्टील होता है जो ज़्यादा सही होता है प्रोडक्शन में, मतलब उसमें जंग वगैरह नहीं लगती, जल्दी ख़राब नहीं होता, उसमें 11% क्रोमियम भी मिलाया जाता है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, मतलब जो तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, उसे ज़्यादा झेल सकता है, कीमत भी कम होती है। इसीलिए बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए टूल, शिप, ट्रेन्स, कार्स, मशीन, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, वेपन्स में इसका लार्जली इस्तेमाल किया जाता है। अगले प्रश्न में एक एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है और आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आपको चूज करना है। एक्सप्लेनेशन ये है कि ये जो 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, एल्यूमिनियम, निकल, सिल्वर और कॉपर, ये कोई एक लस्ट्रस सिल्वर वाइट मेटल है। ये हार्ड और मेलेबल होता है। मेलेबल का मतलब लचीला होता है और डक्टाइल भी होता है। डक्टाइल का मतलब कि आप इसको खींच के तार बना सकते हैं। इसकी ये जो प्योर नेटिव फॉर्म में अर्थ के क्रस्ट में पाया जाता है, बहुत ही टिनी अमाउंट में, और यूजुअली आपको अल्ट्रामैफिक रॉक्स में मिलेगा, ऐसी रॉक्स जहाँ पे सिलिका का कंटेंट बहुत कम होता है। इसमें हाई रेजिस्टेंस होता है कोरोजन को लेकर, मतलब जंग नहीं लगती जल्दी। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण भी इसमें कम होता है और ये मैग्नेटाइज होने की क्षमता रखता है। ये इंफॉर्मेशन किसके बारे में दी गई है, एल्यूमिनियम, निकल, सिल्वर या कॉपर, बताइए। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो बात करते हैं। देखिए लस्ट्रस सिल्वरी व्हाइट मेटल है, सिल्वरी व्हाइट। अब अगर आप सिल्वरी व्हाइट वर्ड को पकड़ेंगे तो कॉपर को आप क्रॉस कर दीजिए, क्योंकि कॉपर सिल्वरी व्हाइट नहीं होता। एल्यूमिनियम, निकल और सिल्वर ये तीन के तीनों सिल्वरी व्हाइट होते हैं। मैलिएबल तीनों ही मिलेंगे, डक्टाइल भी होते हैं। आप एल्यूमिनियम का भी तार बना सकते हैं, सिल्वर का भी तार बना सकते हैं, निकल का भी बना सकते हैं। बाकी इस इंफॉर्मेशन से तो आपको ज़्यादा मदद मिलेगी नहीं। हाई रेजिस्टेंस टू कोरोजन आपको मिलेगा, वो आपको तीनों में ही मिल जाएगा। यहां पर एक पॉइंट है कि ये मैग्नेटाइज्ड होने की कैपेबिलिटी रखता है। अगर आप इस वर्ड को समझते हैं तो आपका जवाब आप ढूंढ लेंगे। यहां पर एल्यूमिनियम, सिल्वर, इवन कॉपर को भी आप मैग्नेटाइज नहीं कर सकते। मैग्नेटाइज केवल निकल होता है।
और यही आपका सही जवाब है। देखिए, अगर आप हाई मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर जाएंगे तो मैग्नेटिक फीचर शो करने लगेगा, लेकिन इन जनरल आप एल्यूमिनियम, सिल्वर और कॉपर को मैग्नेटाइज नहीं कर सकते, निकल को कर सकते हैं। तो सही जवाब आपका बी निकलेगा, निकल। बाकी इंफॉर्मेशन जो दी गई है वो करेक्ट है। इसका आप एक्सपेंशन या जो स्प्रेड है वो देख सकते हैं। ये सिंहभूम जो झारखंड का ईस्टर्न इलाका है, जाजपुर, इन इलाकों में, उड़ीसा के कुछ इलाकों में भी आपको ये मिल जाएगा। जो स्टेट ऑफ उड़ीसा है वहाँ पे निकल और काफ़ी बड़ी मात्रा में पाया जाता है। 175 मिलियन टन जो और है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद ये झारखंड और नागालैंड में मिलता है। होपफुली इन क्वेश्चन से आपको मदद मिली होगी। अभी हाल ही में कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू यूपीएससी का एक लेटेस्ट बैच लॉन्च किया गया है जो 31 अगस्त से स्टार्ट होगा। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 2021 के लिए प्रिपेयर करना चाहता है तो विद इन 8 मंथ, अप्रॉक्सीमेटली 8 मंथ में आपका पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। इसमें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, यहाँ पर सीसैट भी कवर कर लिया जाएगा और कुछ एडिशनल पार्ट भी कवर किया जाएगा लाइक बजट एंड इकोनॉमिक्स सर्वे, इंडिया ईयरबुक, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें भी कवर होंगी। कुल मिला के आप 8 महीनों में बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं इस CSU प्रोग्राम में। हाँ, इसके लिए आपको हो सकता है कि 3 से 4 घंटे की डेली क्लासेस करनी पड़ जाएं। 3 घंटे की एटलीस्ट आपको क्लासेस करनी पड़ेंगी, तब जाके हम इन 8 महीनों में पूरा सिलेबस भी कवर कर पाएंगे। और एंड में आपके लिए 2 महीने का समय भी स्पेयर में रहेगा जिसमें आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। इस कोर्स की इन्फॉर्मेशन के लिए एक वीडियो कल अपलोड किया गया था, आप उसे देख भी सकते हैं। और बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप video.unds.in पे जाके इन कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। कल के मैपिंग के पार्ट में आप यही नेचुरल रिसोर्सेज वाला पार्ट ही कवर करिएगा, इसी से आपसे और प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। इस सेशन में यहाँ पे रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।